नमस्कार। आज की चर्चा में दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता भारत में 1973 का प्रावधान है। इसके पूर्व में ये 1898 से प्रचलित था। भारत में इसे 1 अप्रैल 1974 को प्रवर्तित कर लागू किया गया है। सिविल जज की परीक्षा में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न आता है, तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरीके से इसे दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कानून में समय काल परिस्थिति के अनुसार जिस तरीके की स्थितियां हों उस तरीके के प्रावधानों को समय समय पे उसमें सम्मिलित किया जाता है। कहा गया है कि आवश्यकता की जननी आवश्यकता होती है। समय अनुसार कानून में बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे कुछ समय पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ज़रूरत हुई तो इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, और उसके कुछ समय पहले दहेज के मामलों में महिलाओं की हत्या के संबंध में यह अवधारणा का प्रावधान लागू किया गया, जो दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है। साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है, धारा 113 में बताया गया है कि यदि नवविवाहिता की शादी से 7 वर्ष के अंदर अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो इसके संबंध में उसके ससुराल में यदि घटना घटित होती है तो उन्हें अपने निर्दोष होने की अवधारणा के लिए साक्ष्य पेश करना पड़ेगी और उन्हें उनके निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़ेगा। ये एक सामान्य बात उस तरीके से की गई है कि समय काल के अनुसार विधि में परिवर्तन होते हैं। सीआरपीसी में आज की चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं कुछ ऐसे शब्द जो जनरली व्यवहार में प्रचलन में ज़रूरत होती है और जो तकनीकी शब्द होते हैं जिनका सामान्य जन अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जैसे इस्तिगासा, इसे कंप्लेंट भी कहते हैं, परिवाद भी कहते हैं, और अदालत में कई बार इसको जो चालान पेश होता है पुलिस के द्वारा उसको भी इस्तिगासा शब्द में यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात आती है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। इसे और तकनीकी रूप में प्रसंज्ञान भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि अदालत के समक्ष जब कार्रवाई प्रारंभ होती है तो कोई आधार होता है जिसके आधार पर अदालत संज्ञान लेती है। इसके बाद शब्द आता है सक्षम। सक्षम का मतलब यह होता है कि कौन सा मामला है, किस तरीके की स्थिति है, कानूनी प्रावधान के अनुसार वो किस न्यायालय में चलेगा। यह स्थिति संबंधित क्षेत्र के संबंध में कि कौन से क्षेत्र में घटना घटित हुई उसका क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है, अपराध किस किस्म का है, उसमें कितनी सजा है, उसकी सुनवाई का अधिकार किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और साधारण का मतलब यह है कि जो सामान्य रूप से उपयोग में की गई स्थितियाँ होती हैं। इसके बाद शपथ पर साक्ष्य शब्द का उपयोग किया जाता है। अदालत में किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा जो साक्ष्य दी जाती है उसे शपथ पर साक्ष्य दिया जाना कहा जाता है। इसके बाद शब्द आता है आरोप। आरोप का मतलब होता है चार्ज। जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल मामले में सुनवाई जारी होती है तो उसे सबसे पहले उसके ऊपर क्या आरोप है यह पढ़कर सुनाया समझाया जाता है और उसको वो समझने के बाद उस पर हस्ताक्षर करता है। वह कहता है कि वो उस मामले में ट्रायल चाहता है और वो चाहता है अगर स्वीकार करना तो वो स्वीकार कर लेता है, तब अदालत उसका फैसला सुना सकती है। इसके बाद आता है जुर्माना। अदालत में सुनवाई के दौरान यदि अदालत किसी आरोपी को दोषी ठहराती है तो
कानून में जो प्रावधान हो उसके तहत उस सीमा तक जुर्माना किया जा सकता है। इसके बाद आती है सज़ा। सज़ा के संबंध में जुर्माना भी होता है और कारावास की सज़ा भी होती है। कारावास की जो सज़ा होती है वो साधारण भी हो सकती है और सश्रम कारावास की सज़ा हो सकती है। यह प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और अन्य किस तरीके से अपराध किया गया है, बहुत सारी स्थितियों को विचार करने के बाद अदालत द्वारा निर्णय किया जाता है। इसके बाद सब आता है अभियोजक। अभियोजक जिसे अंग्रेजी में प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। अदालत में फरियादी पक्ष जो क्रिमिनल केसेस के मामले में राज्य पक्ष रहता है। कई बार जब परिवाद पेश किया जाता है तब परिवादी होता है। वैसे जनरली जो मामले में पीड़ित की ओर से कार्रवाई होती है वो राज्य के द्वारा मानी जाती है और उसमें सरकार की ओर से उस कार्रवाई के संचालन के लिए जो वकील नियुक्त होते हैं उन्हें प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। छोटी अदालतों अर्थात मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसमें सीजेएम कोर्ट भी शामिल है, वहाँ पर एडीपीओ को नियुक्त किया जाता है और सेशन ट्रायल के मामलों में सरकारी वकील सबका उपयोग होता है जिसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं, लोक अभियोजक कहते हैं, अतिरिक्त लोक अभियोजक कहते हैं, जिसके संबंध में उनकी नियुक्ति के विशेष स्थितियां होती हैं जो प्रावधान बताए गए हैं कि सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है और उनके द्वारा जोन सी अदालत में उनको कार्रवाई के लिए अधिकृत किया जाता है उस कार्रवाई उन मामलों में वो पैरवी करते हैं। इसके बाद बात आती है कि यदि फरियादी किसी मामले में अलग से वकील लगाना चाहता है तो वह अपनी तरफ से वकील लगा सकता है। इसके संबंध में धारा 301 और 302 सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए और सत्र न्यायालय के लिए। इसके बाद जो स्थिति है, कोर्ट भारत में सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, टेरिटरी क्षेत्र के लिए, इसके बाद सत्र न्यायालय, इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय, महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य और उसके बाद मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का प्रावधान किया गया है। जहां मजिस्ट्रेट शब्द का उपयोग किया जाता है तो ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं जो कार्यपालिक मामलों में उनके कार्य करते हैं। जैसे अदालत होती है वैसे ही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी होते हैं। व्यवस्थागत रूप में कलेक्टर को जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। उनके न्यायालयों में सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के और विशेष अधिनियम के तहत प्रावधान होते हैं। अदालतों के सुनवाई के लिए जो सामान्य प्रबंध हैं वो मैंने बताए हैं। इसके अलावा विशेष तरीके के मामलों के लिए राज्य द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति के अनुसार वो विशेष मामलों की सुनवाई के लिए वो विशेष जज होते हैं और उसमें मामलों के संचालन के लिए भी सरकार पक्ष के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि मामले में क्रिमिनल मामले में दो पक्ष होते हैं, एक होता है पीड़ित पक्ष, एक होता है अभियुक्त पक्ष। पीड़ित पक्ष के अधिकार भी होते हैं और अभियुक्त पक्ष के अधिकार भी होते हैं। सामान्यतः नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और जो सुनवाई में लागू होता है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। भारत में जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत शीघ्र सुनवाई का प्रावधान भी है कि मामलों की शीघ्र सुनवाई कर उनका निराकरण किया जाए।
न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है। इसके संबंध में जो हमारे देश का संविधान है उसके तहत भी प्रावधान किए गए हैं। सीआरपीसी में जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं उसके संबंध में बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग विधि प्रावधानों के लागू होने के भी प्रावधान हैं। कहीं पर सीआरपीसी के प्रावधान उन प्रावधानों के ऊपर लागू होते हैं और कहीं पर विशेष विधि के प्रावधान सीआरपीसी के प्रावधानों के ऊपर लागू होते हैं। भारत में जो गरीब व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क सरकारी की तरफ से विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि व्यक्ति गरीब है तो उसको अदालत सरकार की तरफ से सक्षम वकील उपलब्ध कराती है। राज्यों में इस तरीके के प्रावधान किए गए होते हैं और वहाँ पे वकीलों की सूची होती है और व्यवस्थागत क्रम में मामले की स्थिति को देखते हुए उन्हें उन वकीलों में से संबंधित वकील उपलब्ध कराया जाता है, जिसके संपूर्ण व्यय सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अभियुक्त को उसका कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही सिविल मामलों में भी पक्षकारों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान दिया हुआ है, जो आदेश 33 सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित है। यदि कोई व्यक्ति गरीब आदमी है तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत अपने आप को गरीब प्रमाणित करेगा तो अदालत उसको कोर्ट फीस भी माफ़ कर सकती है। भारत में हम जनरली कई बार सुनते हैं एमिकस क्यूरिए। इसका उपयोग जनरली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है, जहां किसी पक्ष की ओर से कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, तो अदालत अपनी सहायता के लिए उस मामले के लिए एमिकस क्यूरिए नियुक्त करती है। उन्हें न्याय मित्र कहा जाता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 और 10A में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 303 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि किसी भी अभियुक्त को उसकी पसंद के वकील को नियुक्त करने का अधिकार है। धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता में राज्य के व्यय पर वकील की उपलब्धता कराने का प्रावधान है। अब अपन चर्चा करते हैं कि अदालत के मामलों की सुनवाई में किस तरीके की स्थिति होती है। अदालत के मामलों की सुनवाई में जब कोई अपराध घटित होता है, अर्थात थाने में रिपोर्ट होती है, पुलिस द्वारा जांच की जाती है, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर संबंधित अदालत में पेश किए जाने का प्रावधान है। यदि न्यायालय की दूरी ज़्यादा है तो उसे ट्रांजिट पास लेना पड़ता है। ट्रांजिट पास का मतलब यह होता है कि जहां दूरी है उस समय में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका था और न्यायालय तक पहुंचने में देरी थी, तो पास के मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी हो जाए और उस न्यायालय से उस स्थान की दूरी जहां न्यायालय स्थित है उतने समय के लिए पास दिए जाने का प्रावधान है। तो यह प्रावधान धारा 76 सीआरपीसी में दिया गया है। इसके बाद बात आती है जब अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाता है। अगर जमानती अपराध होता है तो संबंधित पुलिस द्वारा उसको वहाँ पे जमानत पे छोड़ दिया जाता है। फिर जब अदालत में कार्रवाई होती है तब अभियुक्त को पेश किया जाता है। किंतु अजमानती अपराध के मामले में अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। न्यायालय यदि उचित पाता है तो अभियुक्त की ओर से जमानत का आग्रह करने पर उसे जमानत पर मुक्त कर देता है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब अभियुक्त को पहली बार पेश किया जाता है तो धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत उसके द्वारा जमानत का आवेदन किया जाता है।
विशेष न्यायालय के संबंध में, जहाँ की विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय स्तर का होता है, तो वहाँ पे धारा 439 के तहत आवेदन करना पड़ता है। यह प्रावधान जनरली एनडीपीएस, एट्रोसिटीज एक्ट और लोकायुक्त वाले मामलों में लागू होता है। इसके पश्चात यदि अदालत अभियुक्त को जमानत नहीं देती है तो वह पुलिस द्वारा यदि अपेक्षा की जाती है पुलिस रिमांड की, तो अभियुक्त को और जो अभियोजक है उनको सुनने के पश्चात अदालत निर्णय करती है कितने समय के लिए उसका पुलिस रिमांड दिया जाए। और यदि अदालत पुलिस रिमांड नहीं देती है तो उसे न्यायिक अभिरक्षा में संबंधित जेल में निरुद्ध करने का आदेश किया जाता है, जो कि किसी भी दशा में 15 दिन की सीमा तक का होता है। इसके बाद पुलिस द्वारा जांच करके अगर अभियोग प्रकरण की स्थितियों के अनुसार जो सीआरपीसी या अन्य विधि में सीमा दी गई है 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन या 180 दिन, उस सीमा के अंदर पुलिस को चालान पेश करना पड़ता है। और यदि पुलिस चालान नहीं पेश करती है तो धारा 167 के तहत अभियुक्त को जमानत का अधिकार होता है और अभियुक्त के द्वारा अदालत से आवेदन करने पर उसे प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार जमानत मिल सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र पेश किया जाता है तो क्या स्थिति होगी। यहाँ पर धारा 173 के तहत पुलिस अभियोग पत्र पेश करती है तो अभियुक्त को यह अधिकार है कि उसे उसके खिलाफ प्रस्तुत किए गए अभियोग पत्र के दस्तावेजों की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। उसके लिए उससे किसी किस्म का शुल्क नहीं लिया जा सकता। यदि कोई दस्तावेज बहुत ज़्यादा बड़े हैं या कोई वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनका निरीक्षण किया जा सकता है तो इस संबंध में उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। अब बात ये उठती है कि कई बार चोरी का केस हो या अन्य मामले हों या मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट का मामला हो या दुर्घटना में कोई मोटरसाइकिल वाहन हो या लूट के मामले में कोई संपत्तियां हों, तो इसकी जानकारी जब संबंधित व्यक्ति को होती है तो जिस व्यक्ति की वह वस्तु थी तो वह न्यायालय के समक्ष उस वस्तु को सुपुर्दनामे पे लेने की कार्रवाई कर सकता है। वह धारा 451 दंड प्रक्रिया संहिता या 457 दंड प्रक्रिया के तहत आवेदन करता है और अदालत के द्वारा आदेश करने पर जो शर्तें अधिरोपित की जाती हैं उनके आधार पर वह लिखित में सुपुर्दनामा देता है और अदालत द्वारा यदि जमानत का आदेश किया जाता है तो सक्षम जमानत पेश करता है तो वह वस्तु उसको दिए जाने का आदेश होता है। यदि वस्तु थाने में है तो थाना प्रभारी को निर्देश होता है और यदि अदालत में होती है तो अदालत के संबंधित नाजिर को आदेश किया जाता है। अब जब चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद मामले का विचारण शुरू होता है। यहाँ पर बात आती है चार्ज की। जब मामले में अभियोग पत्र पेश हो जाता है तो उस मामले की सुनवाई में अभियुक्त को आरोप की जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से किस तारीख, समय, घटना का विवरण बताते हुए बताया जाता है कि आपने इस तरीके का अपराध किया है। तो अभियुक्त अपराध को स्वीकार कर सकता है। यदि वह अपराध स्वीकार करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे फैसला सुनाते हुए दंडित भी किया जा सकता है। यदि न्यायालय उचित नहीं पाता तो मामले का विचारण करता है और यदि अभियुक्त को आरोप सुनाए जाने पर वह अपराध से इनकार करता है और विचारणा चाहता है तो यह बात उसकी प्ली लिखी जाती है और उसके दस्तखत कराए जाते हैं। अब बात यह आती है कि कई बार अभियुक्त हाजिर नहीं होता या वह जेल में है, ज़्यादा दूरी पे है, तो उसे वीसी के माध्यम से उपस्थिति की जाती है और उसकी ओर से न्यायालय में उसका वकील उपस्थित होता है। तो उसकी ओर से जो उसका तर्क होता है वो संबंधित वकील करता है और अभियुक्त की ओर से उसका वकील न्यायालय में जो प्ली होती है उस पर हस्ताक्षर करता है। इसके बाद मामला सरकार
साक्ष्य के लिए लगता है, अर्थात अभियोजन साक्ष्य के लिए या परिवादी साक्ष्य के लिए। उस स्थिति में परिवादी या राज्य की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की जानी होती है वो साक्ष्य पेश की जाती है। अगर एक पेशी पे साक्ष्य पेश नहीं, पूरी साक्ष्य पेश नहीं की जाती या साक्ष्य दर्ज नहीं हो पाती तो अगली तिथि निर्धारित की जाती है। इस तरीके से जब पूरी साक्ष्य अभियोजन की कंप्लीट हो जाती है, तब अभियोजन साक्ष्य कंप्लीट होने पर अभियुक्त कथन लिए जाते हैं। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पे अभियुक्त के खिलाफ जो विवरण होता है उसके आधार पे उससे प्रश्न किए जाते हैं और जिनका वह जवाब देता है और अपने बचाव में वह क्या चाहता है वह बताता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभियोजन की साक्ष्य के बाद यदि अदालत ये पाती है कि आगे कार्रवाई का कोई आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती है, और यदि दोषमुक्त नहीं किया जाता है तो धारा 313 के तहत उसके कथन लेख किए जाते हैं। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से अर्थात अभियुक्त की ओर से यदि उसके बचाव में कोई साक्ष्य देना हो तो वह निवेदन करता है, और वो साक्ष्य पेश करने के लिए जैसे अभियोजन के अनुसार साक्ष्य पेश करने के लिए समय दिया जाता है वैसे अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने के लिए समय दिया जाता है। अब यहाँ पे बात उठती है, क्या अभियुक्त अपने मामले में स्वयं साक्ष्य पेश कर सकता है? इसका उत्तर हाँ है। धारा 315 के तहत अभियुक्त को लिखित में आवेदन और हस्ताक्षर करके न्यायालय से अनुरोध करना पड़ता है कि वह उस मामले में स्वयं साक्ष्य देना चाहता है, और न्यायालय द्वारा सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है ऐसा आवेदन। इसके बाद जब बचाव पक्ष की साक्ष्य हो जाती है तो तर्क, दोनों पक्षों के तर्क सुने जाते हैं, और यदि कोई पक्ष लिखित तर्क देना चाहता है तो धारा 314 दंड प्रक्रिया के तहत वे लिखित बहस संक्षेपिका बना के पेश करते हैं। उसके बाद अदालत दोनों पक्षों की बहस अगर होती है तो सुनते हैं, और उसके बाद प्रकरण में निर्णय की तिथि नियत की जाती है। प्रकरण में जब निर्णय सुनाया जाता है तो उस समय यदि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा रहा है, अभियोजन का मामला संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता तो दोषमुक्त कर दिया जाता है, और यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी पाता है तो प्रावधान अनुसार उसे दंड पर सुनना जरूरी होता है, तो उसे दंड पर सुना जाता है और उसके बाद जो दंड का आदेश होता है वो दिया जाता है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि यदि अभियुक्त 18 साल से कम का है और वृद्ध है या अशक्त है और कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है जिनमें कम सजा का प्रावधान है, तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या धारा 360 दंड प्रक्रिया के तहत उनको भर्त्सना या चेतावनी या कुछ समय के लिए अच्छे आचरण का बॉन्ड देने पर मुक्त किया जा सकता है। अब बात उठती है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो वह उसकी अपील कर सकता है। यह अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग स्थिति है। यदि जुर्माने का आदेश किया जाता है तो उसे संपूर्ण जुर्माना जमा करना पड़ता है। धारा 389 के तहत यदि किसी व्यक्ति को 3 साल से कम की सज़ा होती है तो वह उस न्यायालय से अपील करने के लिए जो उसकी सज़ा का आदेश है उसको स्थगित करने के लिए आवेदन करता है। यदि वह व्यक्ति प्रकरण के विचारण के दौरान जमानत पर रहा है तो सामान्यतः अदालत द्वारा उसे अपील न्यायालय से स्थगन आदेश लाने के लिए जमानत की सुविधा दे दी जाती है, जो सामान्यतः 1 महीने या 2 महीने जैसी अवधि हो उस तरीके का अदालत आदेश करती है। उस तिथि के पहले उसे अपील न्यायालय से सजा के स्थगन का आदेश लाके न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। ऐसे ही यदि राज्य पक्ष को अदालत नहीं मानती है और अभियोग
संदेह के परे प्रमाणित नहीं मानती है और अभियुक्त को दोष मुक्त कर देती है, तो राज्य की तरफ से उस मामले में संबंधित विधि प्रावधानानुसार अपील न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान है और जो फरियादी होता है वह भी अपनी ओर से अपील कर सकता है। आज की कार्रवाई में सीआरपीसी के जो सामान्य उपयोग किए जाने वाले प्रावधान हैं उन पर चर्चा की गई है और अन्य मुद्दों पर विशेष चर्चा समयानुसार की गई है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, कई बार प्रश्न बनता है कि यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो उसकी अनुपस्थिति में धारा 317 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसकी ओर से उसके अधिवक्ता के द्वारा कारण और आधार बताए जाने पर कि अभियुक्त क्यों हाजिर नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में कार्रवाई की जाती है। छोटे मामलों में यदि कुछ जुर्माने की सज़ा है 1000 रुपये की राशि तक, तो अदालत द्वारा जब नोटिस जारी किया जाता है उसमें ऐसा आदेश कर दिया जाता है। अब बात ये उठती है कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण ट्रायल के दौरान उपस्थित नहीं रह सकता तो उसकी दशा में धारा 205 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन किया जाता है और अदालत द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसके तहत उसे विचारणा के दौरान उपस्थिति से छूट दे दी जाती है और जब अदालत आदेश करती है उस समय उसको हाजिर रहना ज़रूरी होता है। अब बात ये आती है कि कई बार किसी मामले में 8-10 अभियुक्त हैं और 2-3 अभियुक्त उपस्थित ही नहीं होते या उपस्थित होने के बाद फरार हो जाते हैं, तो उनका मामला किस तरीके से सुनवाई में लिया जाए, तो बाकी लोग जो हाजिर हो रहे हैं उनका मामला ना बढ़े, तो उसके लिए धारा 317(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनका केस अलग करने का प्रावधान है। अदालत ऐसी स्थिति में उन जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है या फरार हैं उनका मामला अलग कर देती है और जो व्यक्ति उपस्थित हैं उनके मामले में सुनवाई का निर्णय करती है। आज की चर्चा में जितनी बातें शामिल की जा सकती थी उतनी की गई हैं और ज़रूरी बातें जो आपकी जिज्ञासा में हों आप कमेंट में बताइए और जो चीज़ें विस्तृत चर्चा के लिए ज़रूरी लगती हैं उन पे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में करिए या फ़ोन से भी आप चर्चा कर सकते हैं और विशेष चर्चाएं इसके अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। कानूनी चर्चा में प्रावधान इतने हैं कि उनको एक आध चर्चा में पूरे शामिल करना संभव ही नहीं होता। बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं जिन्हें अपन चर्चा करते करते आगे जो भी जिज्ञासा होगी उस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।